हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हमने तैयार किया हुआ है और इसमें तकरीबन 83 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, making curd, bread or wine, which are all micro-mediated process under the study of। ठीक है, तो दही का बनना, ब्रेड अथवा शराब या जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाते हैं उनका अध्ययन कहलाता है। इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरे क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अंडर बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, प्रोटीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स या नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। ओके, अगला क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे देखिए, बोला गया है इन करंट सिनेरियो बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी इन। वर्तमान में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? पहला दिया है जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में, क्लोनिंग प्रोसेस में, बोथ ए एंड बी में, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी में इसका ज़्यादातर यूज हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में भी इसका यूज कर रहे हैं और क्लोनिंग में भी इसका ज़्यादातर यूज हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन अंडर द स्टडी ऑफ। यानी किसी जीन के अंदर कोई दोष आ गया है, कोई गड़बड़ी आ गई है, तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग या नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा जी? इसका राइट आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बायोटेक्नोलॉजी। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए सही है? Techniques to alter the chemistry of genetic material to introduce these into host organism and thus change the phenotype of the host organism. Techniques to alter the chemistry of genetic material to introduce these into the host organism and thus change the genotype of the host organism. C, both options are correct, और D, only A option is correct. इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस these host organism and the change the phenotype of the host organism। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, डीएनए में कोई भी छेड़खानी कर देते हैं, यानी डीएनए के सीक्वेंस में जब हम छेड़खानी करते हैं तो उसके केमिकल के अंदर बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, 6 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिजायर्ड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। यानी वांछित सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है वैक्सीन के निर्माण में, एंटीबायोटिक बनाने में, एंजाइम बनाने में या सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा जो डिजायर्ड माइक्रोब्स होते हैं इनका हम ना सभी में प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं, वैक्सीन का, एंटीबायोटिक का, एंजाइम का, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में, एनिमल ब्रीडिंग में, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा,
प्लांट ब्रीडिंग में भी हो रहा है और एनिमल ब्रीडिंग दोनों में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, प्लांट में भी इसका यूज कर रहे हैं और एनिमल में भी इसका यूज किया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज यूज्ड इन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आप यूज कर रहे हैं जीन क्लोनिंग या जीन ट्रांसफर में, ओनली जीन ट्रांसफर, जीन वेक्टर, या ओनली कॉपी ऑफ द सेल। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर में। ठीक है, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर में इसका यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाता है। 9 क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द, यानी कि क्रोमोसोम के में, ठीक है, क्रोमोसोम में जो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम में, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करता है? रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो होता है वो ओआरआई जिसको आप बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रहा है। 10th क्वेश्चन दे रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर, यानी कि प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, क्या होता है? अभी अभी हमने आपको बताया, chromosome there is a specific DNA sequence, chromosome there is a specific RNA sequence, chromosome there is a specific gene sequence, क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक क्लोनिंग सीक्वेंस। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, यानी किसी टेम्पलेट डीएनए का जो कि मिलती जुलती हुई कॉपी है, जिसमें मल्टीपल कॉपी बन जाती है, वो किसकी वजह से होता है? वो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वेक्टर है, जीन क्लोनिंग है, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, या क्रोमोसोमल इम्बियंस है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर होगा। क्या होगा बेटा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड होते हैं क्या? होते हैं प्लाज्मिड रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, रेप्लिकेटिंग सिंगल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, नॉन रेप्लिकेटिंग डबल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या रेप्लिकेटिंग नो सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये सही हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, ये वृत्ताकार डीएनए, ठीक है, इस वृत्ताकार डीएनए में यहाँ पे ओआरआई सीक्वेंस है। ठीक है, ऐसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है मेरे बेटा। यहाँ पे ये वृत्ताकार डीएनए है, और इस वृत्ताकार डीएनए के आसपास में ये सब सीक्वेंस होते हैं ना, किनारे किनारे, तो जिसमें मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनती हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? प्लाज्मिड्स। ओके, 13 क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं बेटा जी। देखिए क्या दे रहा है। Isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance, which scientist was discovered। कहने का मतलब है कि डीएनए के कटिंग पार्ट को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से आइसोलेट किया गया। उसके लिए जिस वैज्ञानिक का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, वो वैज्ञानिक कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। यानी कि डीएनए को काटने से लेकर
डीएनए को जोड़ने तक की जो प्रक्रिया जिस वैज्ञानिक ने अच्छे से समझाई, वो वैज्ञानिक कौन थे? आप क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयल, 1972 में। तो 1972 में एक चीज याद रखनी है कि 1972 में ना दो चीजें थी। पहली चीज तो 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई थी, सिंगर और निकोलसन ने किया था। वो ईयर इम्पोर्टेंट है। और ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1972 में स्टेनले एंड कोहन ने और हर्बर्ट बोहर साहब ने क्या किया था? मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची की खोज की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972। भूलना नहीं है, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है बेटा, क्या बताएंगे आप? मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर, एम, एम का मतलब मॉलिक्यूलर और सी का मतलब होता है सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर जो है के डिस्कवरर हैं आपके स्टेनले कोहेन तथा हर्बर्ट बोयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर ग्लू। वहाँ पे एक पॉइंट आप देख पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू दिया हुआ है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर ग्लू का मतलब ये होता है बेटा कि डीएनए को जोड़ने के लिए, ठीक है, डीएनए को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का आप यूज करते हो? ग्लू का मतलब क्या होता है? चिपकाना। दो चीजें हैं जो आपस में अलग अलग हैं और उन चीजों को चिपकाना है, उन्हें आप क्या कहोगे? ग्लू ही तो बोलोगे। जैसे तुम गोंद यूज करते हो, गोंद चिपकाते हो ना किसी चीज को, उसी प्रकार से कोई भी डीएनए के कटिंग पार्ट है, उसका डीएनए कटा हुआ है, उसको चिपकाना है। आप जिस एंजाइम का यूज करोगे उसका नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आगे देखिए 15 क्वेश्चंस पे। 15 क्वेश्चंस ये बोला जा रहा है, मॉलिक्यूलर सीजर्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन। यानी कि जो आणविक कैंची है, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से संबोधित कर रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? ठीक है, इसका महत्वपूर्ण काम क्या है, ये करता क्या है मॉलिक्यूलर सीजर? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, कटिंग ऑफ आरएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, कटिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर होगा बेटा जी, इसका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा कटिंग ऑफ आरएनए, सॉरी, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये डीएनए को ना एक विशेष जगह पे पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि 6 बेस पेयर जहाँ भी होंगे, ठीक है, 6 बेस पेयर जहाँ भी होंगे, उस 6 बेस पेयर को ये पढ़कर कट करेगा। यानी G AA टी सी, G AA टी सी, ये सीक्वेंस होते हैं ना। तो क्या होता है कि ये छठे बेस पेयर को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है डीएनए को, और वहीं पे चीरा लगाता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी जगह पे काम करेगा, ये उन्हीं जगहों को काटेगा जो कि स्पेसिफिक होगा, जो कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 देखिए, दिया हुआ है, प्लाज्मिड्स कैन बी यूज्ड एज। प्लाज्मिड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? ठीक है, प्लाज्मिड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसमें दिया है, वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ आरएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये डीएनए कोई होस्ट को, जैसे कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, ठीक है, उस वेक्टर के अंदर डीएनए को पहुंचाना है। उस वेक्टर के अंदर, यानी वो बैक्टीरिया का वेक्टर, किसी चीज का वेक्टर है, अगर उस वेक्टर के अंदर हमें डीएनए ट्रांसफर करना है, तो हम उस सर्कुलर डीएनए को, जो हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 17 देखिए,
द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द ई कोलाई वाज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है क्लोनिंग, प्लाज्मिड, वेक्टर और ओआरआई। मैंने आपको बताया था पिछली बार जब चर्चा हुई थी हमारी आपकी, तो इसमें हमने आपको अच्छे से समझाया भी था कि द एबिलिटी टू मल्टीपल कॉपी ई कोलाई के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी उसमें जब मल्टीपल कॉपी बननी शुरू हो जाए उसी को बोलते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्लोनिंग बोलेंगे। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें रेप्लिकेशन के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया की क्या होती है, कई सारी कॉपी बन जाती है। जब बहुत सारी कॉपियां बन जाती हैं किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर, क्योंकि ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अंदर जब मल्टीपल कॉपी बननी शुरू हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको क्लोनिंग बोला जाता है। 18 क्वेश्चंस पे आते हैं और इस पर ध्यान देते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाई एन ऑर्गेनिज्म। इनमें से किस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा कथन बिल्कुल सही है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है, इसको ध्यान देना है। क्योंकि क्वेश्चंस यहीं पे आता है, क्योंकि अक्सर जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर सब हो सकता है। ठीक है, इसके सारे ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है बेटा, ओके। हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करने वाले हैं 19 क्वेश्चंस को। इसमें लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है उससे निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को किससे निकाला जाता है? ई कोलाई से, कि साल्मोनेला टाइफी से, कि लैक्टोबैसिलस से, कि एजोटोबैक्टर से। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा, इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? इस्चरिशिया कोलाई से। ठीक है, ई कोलाई से हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को निकाला जा सकता है। 20 क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर, यानी सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा है? ठीक है, जिसे सबसे पहली बार खोजा गया है। तो इसमें ऑप्शन है हिंट फर्स्ट, हिंट सेकंड, हिंट थर्ड, हिंट फोर्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंट सेकंड। ठीक। 21 देखिए, इसमें लिखा है कि हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन हिंड सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। यानी कि हिंड सेकंड जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये डीएनए को कौन से बेस पेयर पे कट करते हैं? ठीक है, डीएनए को किस पॉइंट पर काटता है? इसमें दिया है 1, 2, 3 और 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 6 बेस पेयर पे करता है, कट कर देता है, उस पर कटिंग लगा देता है, चिर लगा देता है। ठीक है, 22 देखिए, इसमें दिया है कि स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस विच आर रिलेटेड टू द, यानी कि जो विशेष बेस सीक्वेंस होता है जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? हिंड थर्ड से, हिंड सेकंड से, हिंड फर्स्ट से, हिंड फोर्थ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, 23 देखिए, इसमें दिया है कि हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कहने का है कि कितनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब कितनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 203 स्ट्रेन्स बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। यानी कहने का मतलब है अब तक 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की जा चुकी है? ऑप्शन सुनिएगा, 800, 400, 300, 900।
तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 900। क्या हो जाएगा, 900। 24 क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि विच एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर of the names comes from the genus and the second two letters comes from the species of the prokaryotic cell from which they are isolated. तो इको आर वन, इको आर टू, इको आर थ्री, इको आर फोर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो इको आर वन हो जाएगा। ठीक है, इको आर वन। तो 25 क्वेश्चंस को अगेन रिपीट में कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इको आर वन कम्स फ्रॉम द, इको आर वन लिया गया है, इससे लिया गया है ई कोलाई आर वाई 13 से, ई कोलाई आर वाई 11, ई कोलाई आर वाई 14 या ई कोलाई आर वाई 12। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इको आर वन 13, यानी ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, पहले वाला। 26 देखिए, इसमें लिखा है इन इको आर वन द लेटर आर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ, यानी कि इको आर वन में ये जो लेटर आर है, यह क्या प्रदर्शित करता है, रेजिस्टेंस को, स्ट्रेन को, रिकग्निशन को, या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, स्ट्रेन को शो करता है, यानी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 27 देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि एंजाइम की सबसे बड़ी क्लास है, जो एंजाइम की सबसे बड़ी क्लास है उसे कहा जाता है न्यूक्लिएजेज, प्री न्यूक्लिएजेज, एक्स न्यूक्लिएजेज, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिएजेज। ओके। 28 क्वेश्चंस देखिए, द फंक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लिएजेज आर, एक्सोन्यूक्लिएजेज का फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ आरएनए, cuts at specific position within the DNA, या none of these। तो एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होता है कि ये डीएनए के किसी भी भाग, यानी कि डीएनए के किनारे वाले सेक्शन को काटता है। ये डीएनए के बीच में कटिंग नहीं लगाता, ये डीएनए के किनारे वाले मार्जिन को काटता है, यानी कि किनारों पर ये काटता है डीएनए को। तो न्यूक्लियोटाइड को ये निकालेगा तो कहाँ से निकालेगा, डीएनए के एंड्स पर, यानी डीएनए के एंड्स पर जो भी बेस होंगे उसको ये काट देगा, उसको ये अलग कर देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके। 29 देखिए, इसमें दिया है द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियेजेज आर, यानी एंडोन्यूक्लियेजेज का काम होता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेजेज का काम होता है, क्या काम होता है एंडोन्यूक्लियेजेज का, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए आरएनए, cuts at a specific position with the DNA, all of these। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही काटता है, हर जगह नहीं काटेगा। जहाँ स्पेसिफिक लोकेशन होगा वहीं पे ये करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये डीएनए की स्पेसिफिक पोजीशंस पे क्या करता है, कट करता है, हर जगह पे नहीं कट करेगा, जहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन होगा वहीं पे काटेगा, यानी विशिष्ट स्थानों पर कटिंग करता है। 30 क्वेश्चन देखिए, each restriction endonuclease recognize a specific sequence in the DNA is called, ठीक है, each restriction endonuclease recognize a specific sequence in the DNA is called, यानी कि प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए के,
स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है। जी, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सोचिए, बताइए, जिसको क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, क्या होते हैं? बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्टैंड्स, बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द वन स्टैंड्स, बेस पेयर्स दैट रीड्स अपोजिट ऑन द टू स्टैंड्स, या ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा, जो सही उत्तर होगा, बेस पेयर दैट रीड्स सेम ऑन द टू स्टैंड्स। ठीक है। क्या करता है कि दो स्टैंड्स होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या होता है? दो स्टैंड होता है, एक 5 into 2 3 इंट और दूसरा 3 into 5 इंट। कहने का मतलब है कि यदि एक स्टैंड GEEC है तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उसी का अपोजिट स्टैंड होगा। ठीक है। दोनों के अपोजिट स्टैंड्स में हम चाहे सीधा पढ़ें तो भी वही लेटर आएगा, और उल्टा पढ़ें तो भी वही लेटर आएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा जी, वो ये होगा, ये आपका जो 31 है, इस 31 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। कि दो स्टैंड्स हैं और दोनों स्टैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों स्टैंड्स को सीधा पढ़िए तो भी वही लेटर आएगा, उल्टा पढ़िए तो भी वही लेटर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 32 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का उदाहरण है। इसका उदाहरण है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस 3 into 5 इन डायरेक्शन, 5 into 3 इन डायरेक्शन, सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट, या डी ऑल ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी 3 into 5 इन डायरेक्शन में भी काम करता है और 5 into 3 डायरेक्शन में भी काम करता है। ठीक है। तो इस 23 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला ऑप्शन बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, restriction endonucleases are used in biochemical engineering to form recombinant molecule of DNA। ठीक है। डी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है? restriction endonucleases are used in recombinant biotechnology to form recombinant molecules of RNA। तो जैसा आपको मैंने बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो प्रयोग होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो डीएनए का जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसको तैयार करने के लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम स्टिकी ends and these can be joined together using। यानी डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हो? आपको मैंने पढ़ाया था, डीएनए पॉलीमरेज, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, या डीएनए लाइगेज। तो दो एंजाइम को आपस में जोड़ना है तो हम बेसिकली किसका यूज करेंगे? डीएनए लाइगेज को। हम किसका प्रयोग करेंगे? डीएनए लाइगेज को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 35 देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि विच टेक्निक आर यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। यानी डीएनए के टुकड़ों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हो?
कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, या बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, जो है मेरे प्यारे बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, कहने का मतलब है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर अलग करना है तो हमें किस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करना होगा। 36 देखिए, इसमें बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आप चार ऑप्शन देख रहे हैं। तो चूंकि यहाँ मेरा पहला ऑप्शन सही मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएनए पर निगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ देखिए डीएनए पे पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है, ये होगा नहीं। और न्यूट्रल चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स पर हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जो कैथोड से एनोड की ओर बॉडी को मूव कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आप ए पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। डीएनए फ्रेगमेंट्स are negatively charged molecules. They can separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through a medium. ठीक है, 37 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एगोरोज जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, एगोरोज जेल निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है एगोरोज जेल को? सीवीड से, क्रॉप सीड से, लैंड प्लांट से, कि एक्वाटिक प्लांट से? तो जैसा आपको पता है कि एगोरोज जेल को निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? हमको निकालने के लिए बेसिकली सीवीड्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक ऑरेंज जेल हमें किससे निकाला जाता है, या हमें किससे प्राप्त होता है, क्या बताएंगे आप? हमें किससे प्राप्त होता है? सी वीड से प्राप्त होता है। 38 क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद द कंपाउंड नोन एज। यानी डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के बाद हम डीएनए को देखना चाहते हैं कि वो दिखाई कैसा पड़ता है। डीएनए को देखने के लिए, क्योंकि हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को काट दिया है, अब हमको डीएनए को देखने के लिए कौन सा स्टेनिंग करना पड़ेगा डीएनए में कि वो हमें अच्छे से दिखाई पड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इथीडियम ब्रोमाइड। 39 क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड बाई। कहने का मतलब है कि डीएनए बैंड्स में जो कलर आते हैं ना, इथीडियम ब्रोमाइड को स्टेन किया जाता है, यानी कि एक नारंगी नारंगी पट्टी बन जाती है डीएनए के बैंड के ऊपर। तो उसमें इथीडियम ब्रोमाइड होता है, तो उसको कैसे क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, किसके द्वारा स्टेन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। इल्यूजन क्या है? इल्यूजन, ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इल्यूजन है क्या? इल्यूजन जो होता है, डीएनए का सेपरेट बैंड्स होता है, यानी कि डीएनए के अलग अलग खंड होते हैं, जिनको एक रोज जेल को काट दिया जाता है और उनसे जेल के रूप में इनको अलग कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 41, plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA sequence of। ठीक है, plasmids and bacteriophages have the ability to replicate
within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA because of बिकॉज ऑफ किसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। Bacteriophage their high number percent very high copy number of their genome within the bacterial cells। 42 42 में क्या बोला जा रहा है, वेक्टर्स यूज्ड एज प्रेजेंट टू द मॉडर्न फील्ड ऑफ। वेक्टर्स का उपयोग हम वर्तमान समय में करते हैं, किस में करते हैं वेक्टर का यूज आज के समय में, हम इसका यूज कर रहे हैं लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, यही सही होगा, linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants। 43 origin of replication is responsible for the। origin of replication किसके लिए उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है, स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन के उत्तर। 44वां नंबर देखिए, 44वां नंबर क्या बोला जा रहा है, selectable marker is responsible for the। selectable marker is responsible for the identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 45वां देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये नहीं होगा। पीस ऑफ आरएनए, इसकी चर्चा हो ही नहीं रही है। पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ piece of DNA into the host bacteria, ये आपको सही है। 46वां E. coli for selectable marker is major example are। E. coli में जो selectable marker होते हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज करेक्ट। ओके, 57 how many genes are responsible for the ligation of the alien DNA is carried out restriction site present in one of the two antibiotic resistant cells। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 if you are a scientist and ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of tetracycline resistance gene, which type of vector used। तो इसका राइट आंसर होगा PBR322। ठीक, यदि आप एक वैज्ञानिक हैं और डीएनए को आप जोड़ते हैं किसके द्वारा, बाम H1 साइट से, तो किस प्रकार का वेक्टर आप यूज करोगे, PBR322। ओके, 49 देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट gives colored colonies in the plasmid in the bacteria does not have an insert। तो किस कलर की कॉलोनी दिखाई देगी इसमें, आपका किस कलर की कॉलोनी दिखाई देगी, ब्लू कलर की कॉलोनी दिखाई देगी। 50 देखिए, द recombinant plasmids will lose
tetracycline resistance gene due to insertion of foreign DNA। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? One antibiotic resistance gene help in selecting the transformants where the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to the insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinants। ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। 52 देखिए, इसमें दिया हुआ है कि इन दिस recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme called। In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme called alpha galactosidase, beta galactosidase, alpha galactosidase है नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बीटा galactosidase। 53 देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो एक पैथोजन है वो पाया जाता है मोनोकॉट में, डाइकॉट में, मोनोसियस में, तो डायसियस में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवरल डाइकॉट प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस is able to deliver piece of DNA known as pDNA, bDNA, cDNA, tDNA। तो इसका राइट आंसर होगा pDNA। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट tDNA? tDNA के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा इसमें सही है? To transform normal plant cells into tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen। यही आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 56 retrovirus in animals have the ability to transform normal cells into retrovirus in animals the ability to transform normal cells into the cancer cells। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर the tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a, ठीक है, modified into a ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग वेक्टर, ये आपका सही हो जाएगा। क्लोनिंग वेक्टर which is no more pathogenic to the plants but is the still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into the variety of plants। 58 देखिए, रेट्रोवायरस आर यूज्ड इन, रेट्रोवायरस का प्रयोग कहाँ हो किया जा रहा है? डिलीवर डिजराबल जीन्स इनटू द एनिमल सेल्स। ठीक है, तो रेट्रोवायरस का यूज कहाँ जा रहा था, क्या था? डिलीवर डिजराबल जीन्स इनटू द एनिमल सेल्स। बी ऑप्शन सही है। डीएनए क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइग्रोस्कोपिक एंटीपैथी। जो डीएनए है वो हमारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। 60 the bacterial cells must first be made competent to take up DNA, this is done by
treating them with a specific concentration of divalent cation। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 60 का जो होगा वो यही होगा, पहला होगा। treating them with a specific concentration of a divalent cation, यानी कि हम डाइवैलेंट कटायन का यूज करेंगे, जैसे कैल्शियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन, इन सभी का यूज करेंगे। 61 which technology are used in directly injected into the nucleus of the animal cells, यानी किस तकनीक का उपयोग हम एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में इंजेक्शन के द्वारा करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, नॉन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक और एज स्पेसिफिक। तो इसका आंसर होगा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 62 देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोलिस्टिक और जीन गन। यहाँ पे फन लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा जी जन जी होना चाहिए, गन होना चाहिए, यहाँ पे आप जी बना लीजिए। तो इसका आंसर होगा, इसका जो 62 का जो आंसर होगा पहला ही होगा, cells are bombardment with high velocity of microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistic or gene bomb। ऐसे हो जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी 63 क्वेश्चन देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सम्मिलित है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, बी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ अनडिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, आइसोलेशन ऑफ आरएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ ट्रांसजेनिक डीएनए फ्रेगमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का आइसोलेशन किया जाता है और डीएनए फ्रेगमेंट से डिजायर्ड पार्ट को निकाला जाता है। तो नंबर ए इसका सही हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है कि आरएनए होता है, वायरस होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डीएनए, यदि आप एक वैज्ञानिक हैं और आपके प्रोफेसर ने आपसे पूछा है कि आप डीएनए के सेल्स जो होते हैं, डीएनए का जो सेल्स होता है, सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है उसको तोड़ना है, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे कोई सेल है, सपोज दैट, जैसे सपोज दैट ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हमारा क्या है? डीएनए है। ठीक है, इस प्रकार का कोई डीएनए है और हम चाहते हैं कि ये डीएनए को तोड़ा जाए, तो उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? आरएनए, पॉलीसाइक्लिक प्रोटीन्स, आरएनए डाइसल्फाइड कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए मोनोसाइक्लिक लिपिड्स, आरएनए पॉलीसाइक्लिक मिनरल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये पहला वाला होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स, आरएनए पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स। 66 remove the proteins, RNA and lipids from DNA, what is the necessary for? आरएनए आरएनए में से प्रोटीन और लिपिड को हटाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी क्या है? तो आप बताएंगे, treating the bacterial cell, plant or animal tissue with enzymes such as lysozyme bacteria, cellulose plant cell and chitinase fungus। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 67 genes are located on long molecules of DNA intertwined with the proteins are called as
स्टोन प्रोटीन। 67 का ए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? The RNA can be removed by treatment with ribonucleases, where proteins can be removed by treatment of proteases. RNA can be removed by treatment with riboforin, whereas proteins can be removed by lactase. RNA can be removed by ribose only, whereas proteins can be removed from the trypsin. RNA can be removed by treatment with the ribose only, whereas the protein can be removed by erepsin. इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। The RNA can be removed by the treatment with the ribofurin, where the proteins can remove lactase. ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है। Restriction enzyme digestion are performed by। Restriction enzyme जो होते हैं डाइजेशन किसके द्वारा होता है? बी। Incubating purified DNA molecules with the restriction enzyme। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एगोरोइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर यूज्ड एज। एगोरोइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द restriction enzyme digestion। ठीक है। एगोरेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। 71। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डीएनए को सही बताता है? डी। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एनोड। ओके। 72 देखिए। Which of the following statement is not correct about polymerase chain reaction? पीसीआर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सही है। मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट is synthesized in vivo using one set of fragments, और डीएनए इंटरेस्ट टू इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ fragments। यही ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन of interest is synthesized in vivo using one set of fragments। 73। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately। कितनी कॉपियां बनाते हैं? यदि रेप्लिकेशन डीएनए का बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो कितनी कॉपियां बनाता है? 1 बिलियन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज isolated from the थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस इसका उत्तर सही होगा। In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce transgenic protein, non-recombinant protein, recombinant protein, degenerable protein। ठीक है। इसका अल्टीमेट एम क्या है? ठीक है। इस बी सही होगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के विषय में कौन सा कथन सही है? इफ एनी प्रोटीन including genes in every homologous host, if any protein including genes in the heterologous host। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
77 देखिए, द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। 78 इनमें से कौन सा कथन बायोरिएक्टर वाले में सही है? सी सही है। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर द 100 to 100 लीटर कल्चर कैन प्रोड्यूस फॉर रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? A bioreactor provides the minimum conditions for achieving the desired product by providing optimal growth of conditions. इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। A bioreactor provides the minimum condition for achieving the desired product by providing optimal growth conditions. बी सही होगा इसका आंसर। बी सही नहीं है। 80 A strict tanked reactor, usually cylindrical or with a curved base, illustrates the mixing of reactor contents. Exterior facilitates exterior facilitates exterior facilitates mixing and oxygen availability through the bioreactor। ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। Under downstream processing, separation and fragmentation, separation and purification, separation and precipitation, purification only। separation and purification, ठीक है। 83 और सबसे लास्ट है, the downstream processing and quality control testing vary from product to product, product to product to same product to different as usual, all statement is wrong। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ओके, तो बच्चों, आप लोगों ने नीट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। जो हमने बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार घर पे रिवाइज जरूर करिए। ये 83 क्वेश्चंस थे जो नीट में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैंने किसी कंटेंट को कहीं से लिया नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से शेयर भी करिएगा। और ऐसे ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी लाता रहूँगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो हमने आपको 83 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। यदि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो मेरा मानना है कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक प्यारे से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने प्रैक्टिस सेट को जारी रखिए। जो क्वेश्चंस मैंने बनाया है या जो आपको बताया है अभी, उन क्वेश्चंस को बुक से मैच कराइए। यदि कोई क्वेश्चंस में मिसप्रिंट होती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, भारत माता की जय।